स्वागत करते हैं आपका हमारे टैक्सेशन 101 सीरीज़ के एपिसोड 3 में। इसके पहले 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी डायरेक्ट टैक्स बेसिक कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, और एपिसोड 2 में बात की थी इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हमने ये समझा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन किस प्रकार के होते हैं, और फिर हमने बात की थी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को जो टैक्स GST, उसके बारे में हमने बात आगे स्टार्ट की थी। तो इस एपिसोड 3 में हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पार्ट को ही आगे बढ़ाते हैं और आइए बात करते हैं हम GST की। पिछले एपिसोड में हमने समझ लिया था कि GST कैसे चार्ज होता है, किस पे इसकी लायबिलिटी है, किस पे लेवी होता है, किन प्रोडक्ट्स में फ़िलहाल इसको एग्जेम्प्ट किया गया है और किस प्रोडक्ट्स में इसको अभी लगाया गया है। तो आज हम GST में बात करते हैं बेसिकली रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स की। तो देखिए, सबसे पहला सवाल, जब GST की एप्लीकेबिलिटी की हमने बात की कि हर सप्लाई पे GST लगेगा, तो एक बहुत ही जाहिर सा जो सवाल है किसी के मन में आएगा वो ये है, क्या हर सप्लाई पे हर बंदे को, चाहे वह 1 रुपये का सामान बेचूं, तो क्या मुझे GST लगाना ही पड़ेगा? और मैं कब GST के लिए पर्सन बनूंगा? अगर मैं बहुत ही छोटा व्यापारी हूं, सपोज़ जो हमारी बहनें होती हैं जो राखी बेचती हैं या जो चॉकलेट वगैरह बनाते हैं त्योहारों के टाइम पे, क्या उन सबको भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है? तो देख ली, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी थी वाइट पेपर में। उस थ्रेशोल्ड लिमिट के पार जब आपकी सेल होगी तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ आपको GST आप पे एप्लीकेबल नहीं होता और आप अपनी सेल और परचेज़ बिना GST के कर सकते हैं। तो वाइट पेपर जो मॉडल GST लॉ बना था, उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो उन्होंने रेंज दी थी 10 to 40 lakhs, मतलब स्टेट अपनी पावर्स का यूज़ करके थ्रेशोल्ड लिमिट को 10 से 40 लाख के बीच में रख सकते हैं। और इनिशियल जब GST आया था तब इसको सेंटर ने फॉर ऑल स्टेट्स 20 लाख रखा था। फिर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए, किसी स्टेट में ये आज भी 20 लाख है, किसी स्टेट में ये अभी 40 लैक्स है। तो हम जो दिल्ली की बात करें अगर, तो दिल्ली ने इसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया है। इसका मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तभी है जब आपकी टर्नओवर 40 लाख से अबव है। अब देखिए, क्योंकि ये GST सप्लाई पे लगता है तो इसमें सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज दोनों काउंट होती है। तो सेल ऑफ गुड्स के केस में तो मैंने बताया दिल्ली में 40 लैक्स है, लेकिन अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं, यानी आप सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 20 लाख अमाउंट होते ही आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आप GST की लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। सर, थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद जो अगला क्वेश्चन आपके मन में आया होगा वो ये होगा कि 20 लाख और 40 लाख की लिमिट सर आपने बताई, इसको कैसे कंप्यूट करें? कितना माल, क्या मैं माल की वैल्यू देखूं? जो मैं माल की वैल्यू देखूंगा वो मैं टैक्स के साथ देखूंगा, टैक्स से अलग देखूं? इसमें अगर मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स करता हूं तो मैं मिला के देखूं? मेरे 4 दुकानें हैं तो मैं उनको मिला के देखूँ या अलग अलग देखूँ? ठीक है, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो क्या वो भी काउंट होगा? मेरी सप्लाई GST वाली है ही नहीं, उन प्रोडक्ट्स की है जो कि GST से बाहर हैं, तो क्या मेरा सिनेरियो रहेगा? तो इन सब का जवाब भी इसकी डेफिनेशन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो बेसिकली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इट बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर इज़ वेरी वेल डिफाइंड इन GST एक्ट। तो एग्रीगेट टर्नओवर बेसिकली सब चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। ये आपके एग्जेम्प्टेड, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं और नॉन एग्जेम्प्टेड दोनों बेच रहे हैं तो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप लोकल बेच रहे हैं तो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। और ये सारी जो कि सप्लाई काउंट होगी ये पैन इंडिया बेसिस में होगी। सपोज़ आप 10 लाख की सेल दिल्ली से कर रहे हैं, 10 लाख की सेल हरियाणा से कर रहे हैं, 10 लाख की सेल बॉम्बे से कर रहे हैं, तो वो पैन बेसिस पे होगी, तो आपके पैन का एग्रीगेट टर्नओवर 30 लाख गिना जाएगा। दूसरी बात, अगर आप डील कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड एंड नॉन एग्जेम्प्टेड में, जैसे कि मैंने बताया, उनको क्लब करके आपकी टर्नओवर देखी जाएगी। लेकिन इसमें एक स्पेशल प्रोविजन डाला गया है कि अगर कोई आदमी ओनली एग्जेम्प्टेड आइटम्स में डील कर रहा है, मतलब मेरे पास आइटम ही वही है जो एग्जेम्प्टेड है, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर के पॉइंट से उसका टर्नओवर उतना हो जाएगा, लेकिन अगर उसके पास एग्रीगेट जो भी उसका सप्लाई है उसमें सिर्फ उनकी एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर ऐसे 100 रुपये की भी सेल करी जो कि नॉन एग्जेम्प्टेड है, तो उसको GST के पूरे कंप्लायंस के चक्कर में फंसना पड़ेगा। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक इंसान जो कि एग्जेम्प्टेड आइटम में डील कर रहा है, उसकी 50 लाख सेल है, तो उसको GST का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और अगर एक इंसान
50 लाख की टर्नओवर के साथ 1000 रुपये की भी टैक्सेबल सप्लाई कर देता है तो उसको पूरे जीएसटी कंप्लायंस में आना पड़ेगा और उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि रजिस्ट्रेशन किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं। और मैंने एग्रीगेट टर्नओवर की जो मेन रजिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए जो मेन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब देखिए बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कि अगर आपको पता लग गया कि हाँ मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसीजर क्या होता है। क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म कॉम्प्लेक्स है और डिपार्टमेंट की तरफ से क्वेरी आती हैं, तो आई होप सब लोग अपने लीगल एडवाइज़र या सीए की मदद लेते होंगे, बट फिर भी एज अ पर्सन एज ए लेमैन आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका प्रोसीजर रहता क्या है। तो देखिए इन्होंने सीक्वेंस वाइज फॉर्म्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो फॉर्म्स होते हैं ये 1 by 1 फाइल होते हैं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको फाइल करनी होती है gst.gov.in पे। वो एप्लीकेशन फाइल होती है इन फॉर्म GSTR 01। उसमें वो आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स मांगता है कि किसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर हो रहा है, किस एड्रेस पे हो रहा है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप किस आइटम में ट्रेड करना चाहते हैं एंड आप फर्म का क्या नाम रखना चाहते हैं। ये बेसिक डिटेल्स मांगने के डालने के बाद आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही GSTR 2 में आपको आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय यू। अब इसको एनालाइज करने के लिए जो भी GST ऑफिसर होता है वो 3 4 5 दिन का टाइम लेता है। उसके बाद अगर उसको कुछ क्वेरी है तो वो GSTR 3 में उसका क्वेरी आपसे पूछता है कि ये क्वेरी है, डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और आपको जो भी और उसको कंसर्न्स है वो बता सकता है। उसका जवाब देने के लिए आपको GSTR REG 4 फाइल करना पड़ता है। 4 में आप जो भी उसने क्लैरिफिकेशन मांगी है उसको क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप एक स्टिपुलेटेड टाइम में जो कि उसमें दिया होता है GSTR 3 में आप उसको सबमिट नहीं करते तो वो आपका एक उस स्टिपुलेटेड टाइम के एक्सपायर होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल कर सकता है। GST 4 में एप्लीकेशन आपने जब फाइल कर दी वो फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है रीसबमिशन की। उसके बाद GST ऑफिसर के हाथ में होता है कि वो उसको कैंसिल करे या उसको अप्रूव करे। तो उसके लिए वो GSTR REG 5 फॉर्म में उसको अप्रूव भी कर सकता है और GSTR REG उसको कैंसिल माफ़ कीजिएगा GST REG 5 में आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है या GST REG 6 में वो आपको वो ग्रांट कर सकता है। इसमें जानने की ये बात है कि जब हमने GSTR 1 फाइल करी और फिर मान लो आपका एक क्लैरिफिकेशन आता है, उसके डेट्स मिलती है, फिर आप दोबारा से अप्लाई करते हैं, फिर वो अप्रूवल में टाइम लेता है। तो सपोज़ उसमें 15-20 दिन का टाइम हो गया, आपने 1 तारीख को एप्लीकेशन लगाई थी और अप्रूवल मिला 20 तारीख को। तो जब भी आपको अप्रूवल मिलेगा सर वो विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 मिलेगा, मतलब कि उस डेट से मिलेगा जिस डेट को आपने GSTR REG फाइल करी थी। तो अगर प्रोसेस में 5 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, 20 दिन, जितने भी डेज लगते हैं, बट आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो विद इफेक्ट फ्रॉम एप्लीकेशन डेट होगी। तो इस केस में कभी कभार लोग कंप्लायंस की पेनल्टी में फंस जाते हैं। सपोज़ किसी ने 25 अगस्त को अप्लाई करा और उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 10 सितंबर को, तो वो ध्यान नहीं देते हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 25 अगस्त होगा तो उसको अगस्त की रिटर्न भी भले कि वो नील हो उसको फाइल करनी है। सर ये भूल जाते हैं लोग फाइल करना, वो सोचते हैं हमें रजिस्ट्रेशन 15 तारीख को मिला है तो हमें अब सितंबर की रिटर्न फाइल करनी है, और जब सितंबर में वो खोल के देखते हैं तो उनकी अगस्त की पेनल्टी खड़ी होती है। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एक एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है तो उसकी इफेक्टिव डेट रहेगी डेट ऑफ एप्लीकेशन, ना कि डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। तो इस प्रोसेस के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट रहती है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो डॉक्यूमेंट में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल सा आपकी KYC डॉक्यूमेंट, पैन, आधार, फ़ोटो मांगी जाती है, प्लस जिस प्रीमाइसेस पे आप अपना GST रजिस्ट्रेशन जिसको अपना ऑफिस या फैक्ट्री या वेयरहाउस बनाना चाहते हैं उस प्रीमाइसेस का आपको, अगर आपका ओन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, और अगर वो रेंटेड है तो बिजली के बिल के साथ आपको उसका रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि और बहुत सारी एजेंसीज़ में रजिस्ट्रेशन में शायद MCA हो, शॉप एस्टेब्लिशमेंट हो, फ़ोन के बिल को भी मान्यता दी जाती है एज ए एड्रेस प्रूफ, बट GST में स्पेसिफिकली आपको मैंडेटरीली आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लगाना पड़ेगा। टेलीफोन बिल के बेस पे एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाती हैं एट टाइम्स, तो वो तुक्के में अप्रूव होती हैं, अदरवाइज़ GST में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ही देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी ही है।
इसके अलावा अगर आप प्रोप्राइटर नहीं हैं, आप कंपनी या पार्टनरशिप में हैं, तो आपको सारे पार्टनर्स के या सारे डायरेक्टर्स के आपको पैन और आधार चाहिए होते हैं। प्लस आपको जो भी आप किसी डायरेक्टर को या पार्टनर को ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाएंगे तो उसका आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर एक ऑथराइजेशन लेटर भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोप्राइटरशिप में नहीं लगते पर कंपनी और पार्टनरशिप में लगते हैं। तो ये बेसिकली इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो मुश्किल है, हमारे पास नहीं होते, रोज़मर्रा की लाइफ में हम यूज़ करते हैं और वही डॉक्यूमेंट्स आपसे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में मांगे जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड थी, जिसमें हमने आपको बताया रजिस्ट्रेशन किसको चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने का और अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो एक और बेसिक चीज़ है उसकी बात करते हैं रिटर्न्स, कि जीएसटी में कौन कौन सी रिटर्न्स भरनी होती हैं और किस किस के लिए कौन कौन सी रिटर्न्स एप्लीकेबल होती हैं। तो मैंने इसको देखिए दो उसमें क्लासीफाई करा है पार्ट्स में। एक है बेसिक रिटर्न्स जो कि 90% ऑफ अस यानी 90% ऑफ बिजनेसमैन पे एप्लीकेबल होता है, और एक है स्पेसिफिक जो कि सिर्फ 10% के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहले बेसिक की बात करते हैं जो हम सब लोगों को इम्पैक्ट करती है और सब लोगों को वो भरनी ही होती है। तो बेसिक जो रिटर्न्स है उसमें सबसे पहले जो रिटर्न आती है वो है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में हम डालते हैं डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाईज, यानी कि जो भी हमने सेल्स या सप्लाई करी है, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, वो हम जीएसटीआर 1 में बिल बाय बिल उसका सबमिशन देते हैं। चाहे अगर आपने B2B सेल करी है तो आपको बिल बाय बिल देना पड़ेगा, बट अगर आपने B2C सेल करी है तो उसको आप इकट्ठा कंसोलिडेटेड अमाउंट भी डाल सकते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, ये जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है ये पहले मंथली कंपलसरी होती थी, अब इसको मंथली एंड क्वार्टरली कैसे भी भर सकते हैं। लेकिन टू फैसिलिटेट कि मैंने जो सेल करी है उससे सामने वाला बंदा जिसका हो सकता है मंथली रिटर्न हो उससे इनपुट ले सके, इन्होंने एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इशू करी है या लॉन्च करी है जिसको IFF बोलते हैं। तो अगर इवन इफ आपके जीएसटीआर 1 आपने क्वार्टरली ऑप्ट करी है तो भी आपको अपने B2B इन्वॉइसेस, B2C नहीं डालने, बट B2B इन्वॉइसेस आपको अपने मंथली बेसिस में IFF फैसिलिटी में डालने पड़ेंगे, सो दैट जो भी टैक्स आपकी लायबिलिटी है जो आपको पे करना है क्वार्टरली रिटर्न के साथ, वो सामने वाले के 2A में शो हो जाए और वो उसका ITC अवेल कर ले। दूसरी आती है रिटर्न जीएसटीआर 3B जो कि मेन हमारी रिकन्सिलेशन होता है। इसमें बिल बाय बिल एंट्री नहीं होती, इसमें टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ सेल्स होता है प्लस टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ परचेज होता है, और उनका नेट डिफरेंस निकाल के वो आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर देता है सिस्टम अपने आप, और आपको उसके हिसाब से टैक्स पे करना होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट रिटर्न होती है वो है जीएसटीआर 2A एंड 2B। ये आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न्स हैं, क्योंकि इन्हीं रिटर्न में परचेज का डाटा शो होता है कि जो भी आपने परचेज करी है वो सामने वाले ने अगर सेल्स में एंटर करी है तो ही आपको 2A एंड 2B में शो होगा, एंड तभी एज पर लॉ तभी आप उनका इनपुट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको वो इनपुट नहीं मिलेगा। अब देखिए दो रिटर्न हैं 2A एंड 2B, मैंने कहा दोनों परचेज किए, तो आइए जानते हैं समझते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। जो जीएसटीआर 2B है वो हर मंथ के सब्सिक्वेंट मंथ में के 11 तारीख को अपडेट हो जाता है एंड फ्रीज हो जाता है। मतलब अगस्त मंथ का जो भी आपके सेलर्स हैं जिससे आपने माल ख़रीदा है, उन्होंने जो भी अपनी जीएसटीआर 1 भरी होगी उसके बेसिस में 11 तारीख को 2B फॉर्म फ्रीज हो जाएगा, और अगर उन्होंने रिटर्न 12 को भरी, 13 को भरी, 14 को भरी तो वो आपके 2B में नहीं दिखाएगा। एंड एक सेक्शन है 36(4) वो कहता है कि आपको जो भी इनपुट क्लेम करना है वो एज पर 2B ही लेना है। तो अगर कोई आपका जो सप्लायर है वो अगर रिटर्न भरने में लेट हो जाता है तो आपको ये परेशानी होगी कि डिपार्टमेंट के पॉइंट से आपको वो जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका जेन्युइन इनपुट हो, आपने उसके लिए पैसे दे भी दिए हो, बट वो आप उस महीने इनपुट नहीं ले पाएंगे। तो जीएसटीआर फॉर्म 2A है वो 2B की तरह ही परचेज का डाटा शो करता है, बट वो हर रोज़ हर घंटे रियल टाइम पे अपडेट होता रहता है। मतलब अगर मैं XYZ कंपनी खोल रहा हूँ और मैंने अभी 12 बजे 9 तारीख को देखा कि मेरे में लाख रुपए का क्रेडिट आ रहा है, और सपोज 1 बजे मेरे किसी और सप्लायर ने रिटर्न भर दी जो कि लेट है या जल्दी है, तो मेरे को 1 बजे उसमें 1,01,000 रुपये का इनपुट दिखने लगेगा। 2A का जो यूज़ होता है वो बेसिकली रिकन्सिलेशन, एनुअल रिटर्न वगैरह के लिए होता है, क्योंकि 2B क्योंकि अपनी जीएसटीआर 1 और 3B भरने के लिए ये मैंडेट किया गया है कि आपको जो भी इनपुट लेना है वो लेना है 2B से और 2A से नहीं लेना। इट मीन्स अगर आपका 2B में इनपुट आ रहा है 1 लाख
और 2A में आपका आ रहा है 5 लाख और आपका जेन्युइन इनपुट भी है 5 लाख, बट फिर भी आपको 2B का इनपुट ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक रिटर्न है GSTR 9 और 9C, वो बेसिकली एनुअल रिटर्न है और एनुअल रिकन्सिलेशन ऑफ GST रिटर्न्स विद बुक्स है। ये हम एनुअल बेसिस पे भरते हैं। इसमें जो भी हमारे बुक्स और GST के डिफरेंसेस होते हैं उसको हम रिकन्सिलेशन करके अपनी बैलेंस शीट और P&L अटैच करके हम सबमिट कर देते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक रिटर्न्स जो कि 90% ऑफ बिजनेसमैन पे एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा कुछ और भी रिटर्न फॉर्म्स होते हैं जो कि GST में होते हैं, बट उसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये कुछ स्पेसिफिक रिटर्न फॉर्म्स होते हैं जो स्पेसिफिक पीपल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि GSTR 4 कंपोजिशन डीलर के लिए है, GSTR 5 नॉन रेजिडेंट के लिए है, 6 ISD के लिए है एंड सो ऑन। तो इन सारे फॉर्म्स को हम डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी फॉर्म को डिटेल में कवर करें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हम इसकी वीडियो आपके लिए बनाएंगे और हाजिर करेंगे आपके लिए वो वाला फॉर्म। तो ये था GST इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एपिसोड 2। इसमें हमने बात करी GST की रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स के बारे में, और इससे पहले हम GST की बेसिक बात कर चुके थे। अब इसके अगले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे बात जो कि GST की बैकबोन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और उसको हम उसी तरह से स्लोली उठा के उसके सारे केसेस, उसको किस तरह से लीगली क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है, क्या क्या हमको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस तरह से हम अकाउंटिंग करें कि हम पे कोई नोटिस ना आए, किस तरह से हम अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करें कि हम सही इनपुट ले पाएँ। तो ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंसाइवर्ट एवेन्यू को। बहुत बहुत धन्यवाद।